जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का ये दूसरा लेक्चर होगा। अध्याय 1 का एक पाठ हम दे चुके हैं और आज यह दूसरा पाठ होगा और इसी तरह से हम लोग 6 का पूरा हिस्ट्री अभी कंप्लीट करेंगे। और अब देखिएगा कंटिन्यू 6 से लेकर 12 तक जो है बहुत ही जल्द इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज आगे की बात जो है वह क्या है। चलिए देखते हैं। करे कि यहाँ तक हम कर लिए थे, अब चलेंगे देश का नाम। तो करे कि हमारे अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में हमारे देश को दो नाम से, एक इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। करे कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। जो यूनानी और ईरानी था वह सिंधु को कहा इंदोस अथवा इंदोस। याद रखिएगा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले यह लोगों की एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक यह लगभग जो है 3500 साल पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए बात करते हैं। करेक्ट, जैसे अब मेरा ये प्यारा भारत है, ठीक है, ये आपका प्यारा भारत है। तो ये देखिए आपका प्यारा भारत है, ये मान लीजिए भारत है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और आपका अरब सागर में जाके गिरती है। तो कहता है कि अपने देश को यह दो नाम से प्राय जानते हैं, इंडिया तथा भारत। और इंडिया शब्द जो है वह किससे निकला है? तो इंडस से, और जिसको संस्कृत में कहते हैं सिंधु कहते हैं। याद रखिएगा। करें कि 2500 पूर्व, ठीक है, 2500 यह वर्ष पहले जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को कहा। अब देखिए इधर से जो आया यह ईरानी और यूनानी, इन्होंने जो है यह सिंधु को जो है कहा वह क्या? हिंदोस अथवा इंदोस कहा। अब सिंधु के जो पूर्व में स्थित प्रदेश है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो करें कि ये सिंधु के जो पूर्व में स्थित प्रदेश है, इसको क्या कहा उसने? इसको कहा इंडिया, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे इस क्षेत्र में, इसको उन्होंने कहा क्या? इसको उन्होंने कहा यह भारत। और इस समूह का इस्तेमाल संस्कृत यानी भरत समूह का जो इस्तेमाल है यह संस्कृत के एक वेद है जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद में भी इसका चर्चा मिलता है। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखेंगे एक अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने इसके बारे में देखते हैं। करें कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से यह प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अब अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये तो पुस्तक को, अतीत के पुस्तक को पढ़ करके और पुस्तक को ढूंढ करके उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये पुस्तक हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एक बार कि पांडुलिपि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ से समझ में आया कि जो हाथ से लिखा गया था उसको कहते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से यह विशेष तरीके से यह तैयार भोजपत्र पर लिखा गया। अब जो यह पांडुलिपि है किस पर लिखा जाता था? यह तार के पत्रों पर
और हिमालय में एक बुर्ज नामक पेड़ था, उसके छाल पर, ठीक है, कि ताम्रपत्र क्या होता था, यह मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ जो है तार पत्रों से बनी पांडुलिपि की एक विशेष पृष्ठ की बात करते हैं। करें कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनको अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज के पैर की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि तुम नीचे देख सकते हो। यानी कि नीचे जो चित्र दिया गया है वह एक, अब क्या होता था, जैसे बहुत सारा पत्र पर लिख लिए हम पांडुलिपि में, अब सबको ताम्रपत्र को क्या होता था एक साथ जोड़ देते थे, तो वह होता था क्या, किताब बन जाता था, ठीक है। तो यानी कि उसी को बांध करके क्या होता था, किताब। अब देखिए ये एक पन्ना है जो कि आपका बुर्ज के पैर पर लिखा गया, और यह क्या है, यह आपका पांडुलिपि में लिखा गया, यानी कि हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट है। चलिए इसके बाद आगे पॉइंट पर चलते हैं। करें कि इतने वर्षों से कई पांडुलिपि के कीड़ों ने खा लिया। यानी कि जब बहुत पुराना होगा पांडुलिपि तो कई क्या होगा कि कई को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गया होगा, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी क्या है, उपलब्ध है। पांडुलिपि तो बहुत था लेकिन कुछ कीड़े ने खा गया और कुछ जो है नष्ट हो गए, इसके बावजूद भी आज भी कुछ पांडुलिपि क्या है, उपलब्ध होता है। प्रायः यह पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होता है। अब ये पांडुलिपि जो है प्रायः जो मिलते हैं वह मंदिर और विहार का मतलब होता है कि यहाँ बौद्ध भिक्षु के या जैन भिक्षुओं के रहने के लिए जो स्थान होता था उसी को कहते हैं विहार। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा यह विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। जो अब यह पुस्तक मिला है धार्मिक पुस्तक में, इसमें क्या, यह धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के जीवन शैली कैसा था, औषधि और विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी मिला है और इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि कई प्राकृत और तमिल में। देखिए इसमें जो लेख लिखा गया है तो कई तो संस्कृत में भी आपको मिलेगा और कई जो है यह प्राकृत और तमिल में। याद रखिएगा कि आम लोग द्वारा प्रयोग किया जाने वाला भाषा जो था वह प्राकृत था। ये क्वेश्चन बराबर पूछेगा कि पांडुलिपि में आम लोगों के द्वारा जो प्रायः प्रयोग किया जाने वाला भाषा था वह प्राकृत था, इसको ध्यान में रखिएगा। करें कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। कभी कभी शासक अन्य लोग यह अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। देखिए अब अभिलेख किसको कहते हैं, तो लिखा गया था यह भी पांडुलिपि में ही, लेकिन यह कोई ठोस, जैसे पत्थर पर उकेर के कुछ लिख दिया, कोई ठोस पदार्थ पर कठोर सतह पर उत्कीर्ण कर दिया, तो उसी को कहते हैं अभिलेख। और अभिलेख देखिए शासक और अन्य लोग का मतलब यहाँ आम लोग भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके लोग और उनको, या जैसे नियम ही कुछ बनाएगा राजा तो उसके लिए अभिलेख लिखवाते थे, अभिलेख खुदवाते थे ताकि वह प्रजा के बीच में जा और वह उसका पालन भी करे जान के। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनके राजा और रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। देखिए राजा रानी तो अपना कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते ही थे, लेकिन अन्य स्त्री पुरुष भी यानी कि आम लोग भी जो है यह अपना अपना कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवा सकते थे, इसमें कोई बाधा नहीं था। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। जब शासक जो है कोई क्षेत्र में मान लीजिए कि विजय प्राप्त कर लिया, तो जब विजय प्राप्त किया तो उसके लिए यह क्या होता था कि उसका साक्ष्य के लिए कि हमने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया,
तो वह जो है उत्कीर्ण करवाता था, क्या, अभिलेख उत्कीर्ण करवाता था। उसके बाद इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं में अतीत और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियार, बर्तन और आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इधर साथ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2250 साल पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नाम शासक के आदेश पर लिखा गया और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो जब अध्याय 8 हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अशोक के बारे में पूरा जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो करें कि जो अफगानिस्तान और कंधार से अभिलेख प्राप्त मिला है वह कितना साल पुराना है, तो याद रखिएगा 2250 साल क्या है वह पुराना है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करें कि जब हम देखिए करें कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपि अक्षरों तथा संकेत से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो क्या हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अथवा कुछ पढ़ते हैं तो क्या होता है कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आम लैंग्वेज में आप लोग भी बोलते होंगे, कभी भोजपुरी बोलते होंगे, अंगिका बोलते होंगे, यानी कोई भी चीज़ बोलेंगे तो या तो आप भाषा के रूप में बोलेंगे, लिखेंगे तो लिपि के रूप में ही लिखेंगे। तो करें कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी और अरमाइक यह नामक 2 लिपि तथा भाषाओं में है। यह जो आपका अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है यह याद रखिएगा यूनानी तथा अरमाइक विभिन्न लिपियों की भाषाओं में यह प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि एक मृत भांड है और यहाँ पर देखेंगे कि एक बाएं प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह का पात्र लगभग 4700 साल पहले यह प्राप्त हुआ था। और दूसरा देखिएगा पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्के का प्रयोग 2500 साल पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग किया जाने वाला सिक्का यह कैसे भिन्न है। देखिए एक चीज़ देखिएगा कि यह जो 2500 साल पहले प्रयोग किया जाने वाला जो सिक्का था इसका देखिए कोई निश्चित आकार नहीं होता था। देखिए इसका कोई निश्चित आकार है क्या, नहीं है। लेकिन अभी का सिक्का देखेंगे तो प्रायः गोल मिलेगा आपको, प्रायः गोल। और यह मृत भांड जो पाया गया यह 4700 साल पहले यह पात्रों का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य मिला है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। करें कि तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते थे। अब पुरातत्वविद क्या होता था कि जानवर का भी हड्डी, चिड़िया का भी हड्डी, मछलियों का भी हड्डी ढूंढते रहते थे और उन्हें यह जानने में मदद मिलता था कि अतीत में लोग खाते क्या थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे और यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में क्या होता था, बचे हुआ मिलता था, बचा रहता था। करें कि पांडु, अब देखिए क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष ये मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया। यानी जो पांडुलिपि से ये आपका कुछ मिला, अभिलेख से कुछ साक्ष्य मिला, पुरातत्व से कुछ साक्ष्य मिला, तो उसके लिए उसको नाम दिया इन्होंने कि स्रोत है। जैसे अतीत में जानने के लिए पांडुलिपि एक स्रोत है, अभिलेख से जानने के लिए एक स्रोत है, ऐसा जो है उन्होंने नाम दिया। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं
यह इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के बारे में क्या करते हो, अध्ययन करते हो, उसी को कहते हैं इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही यह अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि पुरातत्वविद भी जो है वह एक जासूस की तरह काम करता है। जैसे ही कोई चीज़ मिला उसको तुरंत उसके बारे में जो है पूरा डिटेल निकालना चालू कर देता है और उसके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करने लगता है। अब देखिए, अतीत एक या अनेक की बात करते हैं। करें कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसा इस तथ्य, ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अभी भी देखिएगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग स्थान का संस्कृति अलग है, भोजन अलग है, पशुपालन का जो विधि है वो अलग है। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर सारे कुछ क्या होगा, आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। अब उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शैली यह शिल्पकारों से क्या था, भिन्न था। अब जो राजा रानी होगा वह सिंपल सी बात है कि महलों में रहेंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, उसके पास सारे सुविधा होंगे, लेकिन पशुपालक लोग गरीब होते थे। तो यह क्या होता था, और कृषक लोग जो है खेत में काम करने वाले होते थे। तो क्या दोनों का जीवन कभी संभव होगा क्या? एक समान नहीं होगा। उसी तरह से व्यापारिक का काम होता था पूरा घूम घूम कर व्यापार करना, जबकि शिल्पकार एक जगह से शिल्पकारी करेगा, चित्रकारी करेगा। तो दोनों का जीवन में क्या था, काफ़ी भिन्नता पाया गया। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। आज भी हम देखेंगे, जैसे आप बिहार में हैं तो यहाँ पर लिट्टी चोखा खाते हैं लोग। तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पर लोग इडली डोसा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बंगाल जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पर लोग मछली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ का जनजातीय लोग अभी भी मछली पर ही जो है अपना आजीविका चलाता है। यानी कि भिन्न भिन्न जो है जगहों पर अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज, सबका लैंग्वेज भी क्या होगा, आपको अलग अलग मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, देखा है कि अंडमान द्वीप समूह में अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर है। अब देखिए, शहर के लोग को खाद्य आपूर्ति कौन करता है? ग्रामीण के लोग करता है। अगर ग्रामीण लोग में यह संगठन बन जाए कि जो है सारा अनाज उत्पादित करके अपने पास रखना है, शहर नहीं भेजना है। जब शहर नहीं भेजेंगे तो शहर वाले के पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन खाने का सामान नहीं होगा। तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर जो है शहर वाला को जो पालता पोसता है वह गांव के लोग ही पालते पोसते हैं। करें कि इस तरह के भेद यह अतीत में भी क्या था, विद्यमान था। जैसे इस प्रकार का भेद देख रहे हैं वह आज ने अतीत से ही चलते आ रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी हो गया, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। देखिए, अभी भी देखिएगा कि इसीलिए से कहा जाता है ना कि अतीत के राजा के बारे में हम लोग को बहुत जानकारी मिलता है, चूँकि वह अपना लेखा जोखा रखता था। लेकिन उस समय का जो आम जनता था, गरीब था, उसको तो अपना खाना पीना ही जुटाने में क्या होता था, व्यस्त रहता था। उसको जो है यह जो लेखा जोखा लिखने का कार्य होता था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। इसीलिए से हम लोग राजा रानी के बारे में आज भी विशेष नॉलेज है अतीत के बारे में, और शिकारी उस समय के कैसे होते होंगे, मछुआरे कैसे होते होंगे, इसके बारे में जानकारी हमको सीमित यह जानकारी मिलती है। पुरातत्व की
सहायता से हमें जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अब देखिए यहाँ पर है तिथियों का मतलब क्या होता है। कह रहे कि अगर तुमने तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इसी के तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना या ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी और इस प्रकार इस पुस्तक में 2000 के जो है अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से यह पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब देखेंगे हम तिथि का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग, ठीक है। करें कि इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व, तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट का। और कभी कभी तुम तिथि से पहले एडी देखते होगे तो हिंदी में ईसवी लिखा पाती है और यह एनो डोमिनी शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से शुरू, यानी कि जन्म से वर्ष से। अब करें कि कभी कभी एडी की जगह सी, जिसको कहते हैं कॉमन ईरा, बीई जिसको कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा, तो की जगह जो है बीसी का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग कॉमन एरा बीसी को बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी यह अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान से पहले के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा हम तिथि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तिथि के बारे में तो मान लेते हैं एक लाइन के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं। जैसे ये आपका एक लाइन है, मान लीजिए कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा का जन्म, ठीक है, ईसा का जन्म। अब देखिए इधर है ईसा के जन्म के पहले, तो जो जन्म के पहले है उसको बीसी कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो हुआ उसको कहते हैं एडी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग में किसी का जन्म हुआ है 1995 में, मान लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 1995 साल के बाद आपका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और जैसे प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 बीसी में, आप लोग सब लोग पढ़ते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रथम, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 383 वर्ष पहले क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि तिथि का मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे आपका जन्म 2000 में हुआ, 2000 ईस्वी में, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद आप पैदा हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर तो बिफोर, यानी कि बीसी और एडी आपको समझ में आ गया। अब बीसी को, एडी को जो है, एडी की जगह देखिएगा कभी कभी प्रयोग करते हैं क्या, एडी की जगह प्रयोग करते हैं कभी कभी सीई का। एडी का एनो डोमिनी, सीई का कॉमन एरा। बीसी के जगह प्रयोग करते हैं कभी कभी हम लोग बीसीई का। इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, याद रखिएगा। और बीपी का एक अभी प्रयोग बताए थे, तो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले की बात कर रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट पे देखेंगे अब क्या है। अब आपका अन्यत्र की बात करते हैं।
अन्यत्र का बात करते हैं तो कह रहा है कि अन्यत्र में क्या देखना है कि जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें कई अभिलेख वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, कई वर्ष जो है यह पूर्व लिखे गए हैं, ठीक है, कई 100 साल जो है पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेख में लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही इसके अभिलेख में प्रयुक्त भाषा लिपि बहुत बदलाव हो आ चुका। विद्वान कैसे जान पाते हैं? तो अब देखिएगा कि इस प्रकार की अज्ञात लिपि जानने के लिए प्रसिद्ध यह जो उत्तर अफ्रीका के देश मिस्र में मिलती है, लगभग कितना 5000 साल पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं अगला पेज में। करें कि मिस्र के उत्तर तटीय रोसेट्टा नामक स्थान था, एक रोसेट्टा, याद रखिएगा। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपियाँ में जो है मिला है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा तथा लिपियों में कहाँ से मिला है? तो यह रोसेट्टा से मिला है, मिस्र से। तो करें कि कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे और उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियाँ एक छोटे से फ्रेम में, ठीक है, एक छोटे से फ्रेम में यह दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहते हैं। राजा और रानियों को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया, इसको क्या कहते हैं? कारतूस कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों के मिस्र संकेत के अलग अलग ये रखते गए और मिस्र के संकेत समानार्थक ध्वनि की पहचान, जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ की एल अक्षर के लिए शेर का प्रयोग और ए अक्षर के लिए चिड़िया का प्रयोग चित्र बनाते हैं। एक बार जब उन्हें जान लेता है तो उसके विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त वे आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते हैं। जैसे अभी देखिए ऊपर में बताए थे ना, देखिए यहाँ पर जैसे पी है तो पी चतुर्भुज के लिए, तो जहाँ पर चतुर्भुज लिखा हुआ इसका मतलब पी है, पी पढ़ेंगे उसको। जहाँ पर शेर है यानी जानवर है उसको एल से इंडिकेट करते हैं। देखिए ए से यह चिड़िया को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो है जैसे आपका चिड़िया का चिन्ह हो गया समझ जाएंगे कि ए है, और ओ देखिएगा डंडल नुमा है, एल फिर यह लाइन क्या है। तो इस टाइप का जो हम लोग पढ़ सकते हैं और इसी प्रकार जो है अभिलेखों को पढ़ने में लोग जो है क्या आसानी इसको होगा। चलिए यहाँ तक आज आपका टॉपिक क्या 1 जो है अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अध्याय 2 पे आएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको पर डे यानी एक वीडियो मिलेगा, एक चैप्टर 2 दिन में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।